हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो बेटा हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर में अब हम लोग बेटा आगे बढ़ेंगे, है ना। हमने आपको वेक्टर में एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा दिया था, उसकी थ्योरी भी करा दिया था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का। अब हम जम के क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? जम के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बेटा, सबसे पहले जो भी पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मान लीजिए हमसे कहेगा इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हमें बेटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यानी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फाइंड करना है। मतलब बेटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फाइंड करना है। तो अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात तो बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है। तो देखो बेटा सबसे पहली बात आपको जो समझना है, इसमें जो सीखना है वो ध्यान से समझो, ठीक है। कि यहाँ पर बेटा C वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर, C वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे? दो वेक्टर को ऐड करने पर हमें जो वेक्टर मिलता है उसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को हम R वेक्टर से दिखाते थे, यहाँ C वेक्टर से दिखा रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब लिखा हुआ है C इक्वल टू ए प्लस बी, यानी C वेक्टर का मैग्नीट्यूड C है और ये A वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस B वेक्टर यानी A प्लस B के बराबर है। तो एंगल करा। तो देखो बेटा दो वेक्टर के सम होने के बाद सम कर रहे हो तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या पढ़े बेटा? फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। What is theta? तो theta is the angle between a vector and b vector. Yes, theta is the angle between a vector and b vector. और यही सॉल्व करना है। देखो क्या लिखा है, then find angle between a vector यानी थीटा सॉल्व करना है। अब c की वैल्यू कितना है बेटा? देखिए c यानी c वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो कि a प्लस बी के इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी और स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारे पास आया बेटा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बेटा। अब यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, ख़त्म हो जाएगा। b स्क्वायर से b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होके ख़त्म हो जाएगा। इधर क्या बचेगा बेटा? तो 2ab इज इक्वल टू 2ab cos थीटा, यही बचेगा ना। ध्यान से देखिएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2ab अपॉन 2ab और ये कट के क्या होगा? 1। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। ये तो हम पहले भी जानते थे कि दो वेक्टर का सम करने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर होता है। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। अलजेब्रिक एडिशन तब होता है जब ये दोनों वेक्टर क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल के केस में सिंपल एडिशन होता है। तो आपको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको थ्योरी पढ़ा रहता है तो आप डायरेक्ट बोलते हैं सर C इक्वल टू a प्लस बी है, अलजेब्रिक एडिशन हो रहा है यानी एंगल 0 डिग्री होगा, पैरेलल होगा। तो बात समझ में आए बेटा? दिस इज आवर आंसर। ऑलवेज कीप स्माइलिंग।
कभी भी डरना नहीं चाहिए, सिंपल क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं बेटा। डरना नहीं, मैं यही हूँ, क्वेश्चन कराएंगे, है ना। क्वेश्चन कराने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। डोंट वरी, घबराने का नहीं, डोंट वरी, घबराने का नहीं। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। मान लीजिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंड सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखिए फिर से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर लिखा हुआ है। तो सी वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड गिवन है। तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखो। क्या होता बेटा फॉर्मूला? सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा भाई अब क्या करें? थीटा सॉल्व करना है ना। थीटा जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, और यही मुझे फाइंड करना है। देखो, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलो भाई थीटा सॉल्व करना है। ऐसा करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर क्या है? सी स्क्वायर। तो दोनों तरफ पहले तो स्क्वायर कर दो, सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे? सी स्क्वायर, जैसा बोला है, प्लस 2ab कॉस थीटा। क्यों भाई? दोनों तरफ स्क्वायर करने पे स्क्वायर इधर, इधर रूट हट जाएगा। अब सी स्क्वायर इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो कट के 0 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 2ab कॉस थीटा। और बेटा अगर आप ध्यान से देखें, पढ़े लिखे होते तो कितना अच्छा होता कि कॉस थीटा इक्वल टू 0/2ab, और 0/2ab, 0 में किसी भी चीज़ का डिवाइड मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, एंड कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी दोनों वेक्टर क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सिंपल कहानी था। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखिए 90 डिग्री आ गया, यानी कि C बराबर एंड, देखो ना स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा। हाँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो परपेंडिकुलर के केस में होता था। आपको अगर कल का पढ़ा है सब याद है तो बहुत आसान लगेगा बेटा। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कोई बच्चा नहीं डरेगा। बहुत सिंपल पढ़ाई हो रही है, बहुत आराम से पढ़ाया जा रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। जो नहीं आएगा वीडियो रिप्ले कर लेना आराम से। चलो भाई बिल्कुल ध्यान से सुनो, चलो भाई बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब आइए बेटा, मान लीजिए क्वेश्चन में यही है, एंड सी इक्वल टू ए माइनस बी है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे बेटा। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंड सी इक्वल टू ए माइनस बी, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखिए बेटा यहाँ पर c इक्वल टू ए माइनस बी है, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, इसमें ये रिजल्टेंट है बेटा, एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे, c इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखिए हमें थीटा ही सॉल्व करना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो चलिए c की वैल्यू कितना बेटा? a माइनस बी, ए माइनस बी स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बुद्धि लगाओ बेटा, सब्ट्रैक्ट होके कटेगा जो 0। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, इधर क्या बचेगा? माइनस 2ab इक्वल टू 2ab कॉस थीटा।
डोंट वरी बेटा, डोंट वरी बेटा। तो आइए cos थीटा इज इक्वल टू -2ab अपॉन 2ab, बड़े प्यार से कटेगा, -1 बचेगा। एंड cos थीटा इक्वल टू -1, सब मैंने रटवाया, सब के सब याद करवाया। cos थीटा इक्वल टू -1 यानी cos 180 डिग्री -1, सो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये आंसर होगा बेटा। 180 डिग्री का मतलब जस्ट अपोजिट, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। हाँ, जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो रिजल्टेंट क्या करते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड घटा देते हैं। अगर आपको थ्योरी याद हो तो मैंने ऐसे बताया था बेटा, एक बॉडी इधर है 4 न्यूटन, इधर है 3 न्यूटन, बताओ रिजल्टेंट कितना होगा। तो बोलेंगे सर दोनों अपोजिट है, 180 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 4 - 3 1 न्यूटन। देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, देख के कोई स्मार्ट स्टूडेंट देख के समझ जाएगा, अरे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। सिंपली अलजेब्रा में जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 180 डिग्री पर होता है, दो वेक्टर अपोजिट होता है तो रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो बेटा अगर आपको थ्योरी याद होगा, जो मैंने सारे पॉइंट्स कराए थे, अगर वो याद होगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा। आइए मिटाते हैं, इसको समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा देखिए, और बोला हुआ बेटा एंड यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5 and c equal to 13, then find angle between a vector and b vector। देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन इसको गौर से सुनिएगा। a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर, a इक्वल टू 12 है यानी a का मैग्नीट्यूड 12 है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b जो कि 5 है, c वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि 13 है। तो फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो इस क्वेश्चन में बेटा क्योंकि ये दिख रहा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब बेटा चलिए c का वैल्यू कितना है, देखिए क्वेश्चन में a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 13 है, यानी c की वैल्यू 13 स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट हट जाएगा। a की वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू कितना है 12, b की वैल्यू कितना है 5 इंटू कॉस थीटा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, फिर यहाँ पे 5 2 जा 10, 12 10 जा 120 cos थीटा। 144 प्लस 25 169 होगा, 169 में से 169 जाएगा 0, इधर की साइड आएगा 0, 0 इक्वल टू 120 cos थीटा, 120 cos थीटा। सो cos थीटा इक्वल टू 0 अपॉन 120, 0 में किसी भी चीज़ का डिवाइड लगाएंगे 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो बेटा ये कहानी है कि जब दो वेक्टर, देखिए यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, वैसे भी 12, 5 और 13, 12, 5 एंड 13 का कॉम्बिनेशन 90 डिग्री वाला बनता है। देखिए कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, ध्यान से देखिए। इसको एक बार नोट्स में बना के लिखिएगा, उसके रफ में 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, आपको क्वेश्चन पता चलने लगेगा। और भी देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, और भी बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देते हैं, कैसा होगा भाई। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा होगा। अब क्या है भाई, अब कैसा क्वेश्चन आएगा सर।
मान लीजिए लिखा बेटा इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंड लिखा हुआ है एंड सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, एंड सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये बात एक ही है बेटा, क्योंकि सी रिजल्टेंट है। इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड भी तो लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ए को ए वेक्टर का मॉड लगा दीजिए, एक ही बात है। मैग्नीट्यूड को ऐसे ऐसे दिखाइए, बी को या तो ऐसे दिखाइए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मान लीजिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, तो हमसे कह रहा है देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो या तो ऐसे लिख दे बेटा, या ऐसे लिख दे, बात क्या है? एक ही है। तो कह रहा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर। तो चलिए भाई इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आराम से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आराम से समझना मैं कैसे बनाऊंगा। ये क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को आप नोट्स में लिखेंगे, 2-3 बार रफ में अपने तरीके से बनाएंगे, सोच सोच के कैसे कैसे हुआ था पूरा कहानी, आपको बिल्कुल ये आ जाएगा। अब आपको न्यूमेरिकल एक्सपर्ट होना है, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है। अब यहाँ बेटा तीनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर, सब तीनों आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाइए, अंडर रूट ए स्क्वायर, हम जानते हैं रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर लिखा बेटा कि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड ए और बी सब आपस में इक्वल है। तो एक काम करते हैं, जहाँ ए मिले वहाँ भी सी लिखो। देखो एक ऐसा रख लेते हैं, ए की जगह भी सी स्क्वायर कर देते तो रूट हट जाएगा, सी स्क्वायर, बी की जगह भी सी स्क्वायर प्लस ए की जगह भी सी इंटू सी कॉस थीटा। कन्फ्यूज मत होना बेटा, ये सी स्क्वायर इधर माइनस में आएगा तो इससे कट जाएगा, इधर जीरो बचेगा। 0 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2 सी इंटू सी स्क्वायर कॉस थीटा। घबराने का नहीं भाई, सी स्क्वायर इधर आएगा, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। देखिए ध्यान से, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 यानी थीटा इक्वल टू 120 डिग्री एंगल। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 यानी कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है बेटा। अगर ये आपको नहीं याद आ रहा होगा कि सर ये वाला टेबल नहीं याद है, तो याद करिए, आपने इसी नोट्स कॉपी में अप्लाइड मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में पूरा लिखा था, एक बार उसे रिवाइज कर लीजिए। इसीलिए मैंने बोला कि टाइम टू टाइम अब वीक में एक रिवीजन, पीछे जो पढ़ा उसका रिवीजन होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का रिवीजन होना चाहिए, इंटीग्रेशन का रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। पीछे जो भी पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट पढ़ाया, सब आपके काम का है, इसलिए बोल रहा हूँ बेटा। ठीक, और बनाते हैं देखिए। और वैसे भी देखो बेटा, थ्योरी में मैंने आपको कराया था, अगर आप याद करो, बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर आपको मैं थ्योरी याद कराऊं तो देखिए ये देखते हैं C इक्वल टू A इक्वल टू B, देखते ही आपको तुरंत बताना चाहिए था 120 डिग्री। याद करिए, मैंने आपको ऐसे कराया था कि अगर ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, 120 डिग्री का एंगल है और दोनों का मैग्नीट्यूड A और A है, तो रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच होगा। ऐसे पैरेललोग्राम लॉ से खींचा था, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी A के ही बराबर आएगा। देखिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर सब आपस में इक्वल हैं, तो ऐसा कब होता है? जब एंगल 120 हो। एंगल 120 हो तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल है और वही रिजल्टेंट के बराबर होंगे और 120 डिग्री का एंगल होगा। ये थ्योरी मैंने कराया है, इसी थ्योरी पर ये बेस्ड था क्वेश्चन, हमने तो बाई प्रोसेस सॉल्व करके दिखाया। कोई स्मार्ट स्टूडेंट से बोलेगा सर 120 डिग्री एंगल, स्मार्ट स्टूडेंट होगा तो तुरंत बोलेगा 120 डिग्री एंगल। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर जिनको ऐड किया जा रहा है उनके ही मैग्नीट्यूड के इक्वल है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो तुरंत बोलना चाहिए 120 डिग्री एंगल।
ये जहां आपको लाइन मिले बस 120 डिग्री एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल जो आपस में ऐड किया जा रहा बेटा, दोनों वेक्टर इनके बीच के एंगल 120 होगा। ये लोगों को याद हो जाता बनाते बनाते। अब जैसे अभी आप नोट्स में लिखेंगे, रफ में 2-3 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ईजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, बिना घबराए, जोर से बोलो, बिना घबराए, बिना घबराए। आइए अगला क्वेश्चन, डरना नहीं है, इट्स मी ओनली, जोर से बोलो, इट्स मी ओनली। अब देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ओके, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, अरे सी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एंड ध्यान से देखिएगा, एंड b इक्वल टू 2a, एंड b इक्वल टू 2a, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये क्वेश्चन कैसा है भाई? ये बड़ा अजीबोगरीब टाइप का क्वेश्चन लग रहा है भाई। जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, चलो भाई, सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, यानी सी वेक्टर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है, ओके, एंड बी बराबर 2a, बी बराबर 2a, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलिए भाई देखते हैं कैसे बनेगा बेटा, देखते हैं कैसे बनेगा बेटा, मुंडी ऊपर कर लेना। ये क्या है भाई? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, चलिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। आप बोलेंगे सर दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट हो गया, दो वेक्टर को ऐड करने पर ये रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट को आर वेक्टर नहीं सी वेक्टर लिख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, रिजल्टेंट तो है ही वो। फिर लिख रहा है सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। अगर हम कोई डायग्राम बनाए तो डायग्राम बनाते। चलिए, अगर मैंने माना ये ए वेक्टर है, अगर मैंने माना कि ये बी वेक्टर है बेटा, बिल्कुल आराम से समझना, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल मिल रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ से बनाएंगे। ट्रायंगल लॉ में पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ ये सी वेक्टर हो जाएगा, ये रिजल्टेंट है सी वेक्टर। लेकिन कह रहा है सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, यानी सी वेक्टर और ए वेक्टर का एंगल 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तो नहीं ना है, 90 डिग्री तो ऐसे होता है ना, ऐसे 90 डिग्री तो ऐसे होता है, 90 डिग्री तो ऐसे होता है ना बेटा, ये नहीं ऐसे। मतलब डायग्राम में कुछ चेंज करना पड़ेगा, डायग्राम चेंज करो भाई। मतलब ये वाला जो लाइन है वो इसके बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर हो, ये लेटी हुई लाइन तो खड़ी लाइन होनी चाहिए। नहीं, डायग्राम में कुछ मिस्टेक है, सी वेक्टर ऐसे बनाओ, तो हम ऐसे बनाते हैं, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, हम ऐसे बनाते हैं, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर ऐसे, सी वेक्टर से खड़ा कर देंगे, तो सी वेक्टर ऐसे हो जाएगा और बी वेक्टर ऐसे हो जाएगा। देखो बेटा आराम से समझो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर भी रखना था। ये डायग्राम गलत हो जाएगा, डायग्राम में क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है सी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं, देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल। देखो ए वेक्टर का हेड मिल रहा है, बी वेक्टर का टेल मिल रहा है, हेड टेल मिल रहा है, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे के हेड की तरफ 90 डिग्री भी हो गया और ट्रायंगल लॉ से डायग्राम भी खींच लिया। यानी ये जो दोनों मुंडी ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर लो, बी वेक्टर ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, सी वेक्टर ऐसे खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ये ऐसे, ठीक है, ये बना लिया, बहुत बढ़िया। ये डायग्राम गलत था, बना मिटा दिया। अब उसके बाद क्या बोलता है, b इक्वल टू 2a, मतलब बेटा इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है b और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है a, तो b इक्वल टू 2a। तो क्या बोलता है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये एंगल चाहिए बेटा, जो कि हेड टेल मिलता है, तो मैंने बताया था बाहर वाला एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, हमें ये एंगल चाहिए। ओके भाई, ये एंगल चाहिए, कैसे निकाले भाई? चलो एक काम करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं। ये एंगल निकाल करके 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। पहले देखो राइट एंगल ट्रायंगल समझ लो बेटा, एरो एरो भूल जाओ, सोचो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री, इसलिए इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर 90 डिग्री के साथ बेस और ये हाइपोटेनियस बड़ी वाली साइड।
तो देखिए हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन मालूम है, बी और ए में रिलेशन मालूम है, बी इक्वल टू 2a। हैव सम कॉमन सेंस बेटा। सी की वैल्यू, इसका वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन देखिए बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन मालूम है। तो हम जानते हैं यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है a और हाइपोटेनियस कितना है b। और देखिए b बराबर दिया है 2a, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू b की जगह लिखेंगे 2a, a से कटा 1/2 एंड कॉस थीटा 1/2 यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है बेटा। तो देखिए ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब सोचो बेटा मुझे ये एंगल चाहिए, तो 180 में से 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे। 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट होगा, बताओ कितना होगा, 120। तो यहाँ एंगल आएगा 120, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बेटा। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ये आपको मैंने बताना था। डरो नहीं, आपके सामने अभी और बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन और बनाएंगे। घबराना नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं घबराओ। देखो ध्यान से, पहले नोट्स में लिखो, रफ में इसे रिवाइज करना, और रफ में ना एक बार रिवाइज करना, उसके बाद गैप के बाद करना, जैसे कि 1-2 घंटे बाद फिर इसी क्वेश्चन को दोबारा बनाना। आपको अभी कुछ नया नहीं करना है, आपको जो मैं करा रहा हूँ वही क्वेश्चन करने हैं। पहले इस पर परफेक्ट हो जाओ, इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं सर आपने ट्रायंगल लॉ का डायग्राम बनाया, आप पैरेललोग्राम लॉ से इस क्वेश्चन को क्यों नहीं बनाते हो? डायग्राम ही तो बनाना है, तो ठीक है पैरेललोग्राम लॉ से बनाते हैं। चलो भाई ठीक, देखो ये समझ में आया बेटा, ट्रायंगल लॉ से डायग्राम बनाने पर ये क्वेश्चन ईजिली बनता है। पैरेललोग्राम लॉ से बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है, लफड़ा होता है। लफड़ा होता है तो क्यों होता है ये भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, रायता फैलेगा, हमें इस रास्ते से चलना चाहिए ताकि आसान होगा। तो चलिए देखिए इसी क्वेश्चन को मैं पैरेललोग्राम लॉ डायग्राम बना के देखता हूँ कैसे बनता है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। हम पैरेललोग्राम लॉ वाला डायग्राम बनाए, तो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ये बेटा है ऐसे रिजल्टेंट, तो पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये साइड के पैरेलल, ये फिर ये ऐसे डायगोनली यहाँ से यहाँ तक, ये रिजल्टेंट होगा सी वेक्टर। बट सी वेक्टर और ए वेक्टर 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर लिखा है। तो ये चीज़ ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये खड़ा होगा तो ये वेक्टर बी वेक्टर इधर आ जाएगा, सी वेक्टर खड़ा हो जाएगा। यानी हम ऐसे बनाएंगे, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है। देखो बी वेक्टर इधर बन गया, देखो ये 90 डिग्री का एंगल। पैरेललोग्राम बनाओगे तो ऐसे, देखो ये पैरेललोग्राम बन गया और डायगोनल के लॉन्ग रिजल्टेंट भी हो गया। तो ये तो बन गया बेटा, 90 डिग्री बन गया। अब मेरे को यहाँ पर बोल रहा है कि भैया एंगल सॉल्व करो, ये एंगल सॉल्व करो, ए वेक्टर बी वेक्टर टेल मिल रहा है तो पूरा ये एंगल। अब ये एंगल सॉल्व करना हम लोग के लिए एक सिरदर्दी का काम हो जाएगा, एक सिरदर्दी का काम हो जाएगा। आप यहाँ ये कर सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, थोड़ा ये थीटा मान लें और थीटा निकाल के 90 प्लस थीटा कर सकते हैं। और देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये थीटा बना सकते हैं ऐसे। और इसका मैग्नीट्यूड अगर बी है तो इसका मैग्नीट्यूड बी बना सकते हैं। यहाँ पर अब इसको भूल सकते हैं, फिर ट्रायंगल से ही बनाएंगे। ये ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन मालूम है, साइन थीटा कर लीजिए। तो परपेंडिकुलर देखिए थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है बेटा। तो इसका मैग्नीट्यूड है ए अपॉन बी। बी की वैल्यू कितना है 2a, ए से कट गया 1/2। साइन थीटा 1/2 का मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होता बेटा। अगर वो टेबल याद नहीं है तो आज याद करो, एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो ठीक से। ट्रिग्नोमेट्री मैंने एसेंशियल मैथमेटिक्स में पढ़ाया आपको अच्छे से, पीछे का रिवाइज होगा, पीछे का प्रॉपरली याद होगा, तभी आप आगे समझ पाओगे। मैथमेटिक्स सिर्फ इसी दिन के लिए पढ़ाएगा बेटा कि फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो मैथमेटिक्स जरूर यूज़ होगा।
तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो देखिए थीटा 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, 30 + 90 ये एंगल। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 30 + 90 दैट इज 120। इस तरह से बना लिया। तो ऐसे भी बना सकते हैं। अल्टीमेटली आपको ट्रायंगल लॉ में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन के पैरेलल है, फिर ट्रायंगल करके ही बनाना पड़ेगा। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, चाहे डायग्राम में आप ट्रायंगल लॉ का डायग्राम बनाओ या पैरेललोग्राम लॉ का, बात एक ही है। ट्रायंगल लॉ का बनाएंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, तुरंत बन जाएगा। तो ये समझ में आया बेटा, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने से आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका थोड़ा कंसेप्ट और स्ट्रांग हो। चलिए और बनाते हैं। देखिए बेटा, मुंडी को ऊपर रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए डरना नहीं है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर एंड या कॉमा सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी इक्वल टू ए, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है। देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान दीजिए बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। घबराहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो समझिए ध्यान से। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी इक्वल टू ए। ओके, डायग्राम बनाते हैं। पहले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है। अब डायग्राम बनाते हैं। सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर देखते ही डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, डायग्राम की रिक्वायरमेंट है। तो ए वेक्टर ऐसे बना लिया, सी वेक्टर परपेंडिकुलर रिजल्टेंट पहले बना लो, और फिर बी वेक्टर ऐसे दिखा दो। थोड़ा स्मार्ट बनो। देखो हेड टेल मिल रहा है, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे हेड की तरफ रिजल्टेंट है 90 डिग्री। सी इक्वल टू यानी ये सी मैग्नीट्यूड और ये ए मैग्नीट्यूड, ये दोनों साइड बराबर हैं। तो कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर बीच का एंगल, तो ठीक है भैया, ये एंगल फाइंड करना। मान लिया है थीटा एंगल है। अब की बात देखो, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन मान लो, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस। सी और ए बराबर, अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड ए के ही बराबर है। तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर हैं, तो एक काम करते हैं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan थीटा देता है। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? ये, जो कि मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है? ए अपॉन ए दैट इज 1। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? 45 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू 1 यानी tan 45 डिग्री 1 होता है बेटा। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखिए ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो 180 में से 45 घटा देते, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 135 डिग्री इज द आंसर। बहुत ही सिंपल, वेरी वेरी इजी। तो ये हमारे पास है बेटा सिंपल कहानी का ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं बेटा, घबराना नहीं बस। चलो और बनाते हैं। एक एक सवाल अच्छे से करना है, बिल्कुल मैं बार बार बोलता हूँ, एक एक सवाल अच्छे से करना है। अगर आपने मेरी बात मान लिया तो आप वाकई न्यूमेरिकली एक्सपर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, छूटेगा ही नहीं। बिल्कुल न्यूमेरिकली एक्सपर्ट होना पड़ेगा। और इस बार का टेस्ट का सिलेबस आपको पता है, एरर इन मेजरमेंट एंड वेक्टर जितना पढ़ाया मैंने। तो देखते हैं बेटा, यहां पर बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, घबराइएगा नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए बोला बेटा, क्वेश्चन ये बोला, देखिएगा, if the ratio of
if the ratio of maximum and minimum value of minimum magnitude of maximum minimum magnitude of resultant of two vectors is 4:3, then find the ratio of magnitudes of the two vectors. आराम से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पकड़नी है। लैंग्वेज क्या? इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज 4:3। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब क्या हुआ? इफ द रेशियो मतलब डिवाइड ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट। समझिएगा बेटा बहुत आराम से। दो वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट, यानी दो वेक्टर ऐड करेंगे तो जो नया वेक्टर मिलता है उसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और मिनिमम का रेशियो मालूम है 4:3, यानी इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड लिखते हो बेटा, एरो नहीं देना। अगर एरो दे दोगे तो गड़बड़ हो जाए, ऐसे नहीं लिख सकते, नेवर, कभी नहीं, मॉड लगाना पड़ जाएगा फिर, क्योंकि मैग्नीट्यूड का रेशियो है। इसलिए ये गुस्ताखी नहीं करना है। अगर आपने ये गुस्ताखी करा बस आपका रायता फैल जाएगा। तो आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम इज इक्वल टू 4/3। जैसा बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम के मैग्नीट्यूड का रेशियो 4:3 है, तो बोलता है देन फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर, यानी ए अपॉन बी निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है। अच्छा बताइए बेटा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? मैंने बताया था आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, समझाया था। अगर आपको थ्योरी याद है तो कि आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी और आर मिनिमम इज ए माइनस बी, ये मैंने समझाया था। तो बस मैक्सिमम रिजल्टेंट ए प्लस बी और मिनिमम रिजल्टेंट ए माइनस बी यहाँ रखते हैं। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3a प्लस 3b, इसका मल्टीप्लाई इधर 4a माइनस 4b। अब बेटा 3a इधर आएगा, 4b इधर आएगा, ध्यान से समझिए। 3a इधर, 4b इधर, 4b इधर आएगा तो 3b प्लस 4b 7b इज इक्वल टू, और ये उधर जाएगा माइनस में 4a माइनस 3a इक्वल टू a। सो a अपॉन b इज इक्वल टू हो जाएगा 7/1, यानी आंसर इज 7:1। दिस इज आवर आंसर। तो बेटा ये कहानी जो है आज मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया। इस सारे न्यूमेरिकल को आप नोट्स में लिखेंगे, रफ में रिवाइज करेंगे। रफ में एक बार रिवाइज करना, फिर गैप के बाद 2-3 घंटे गैप के बाद या पूरा लेक्चर, तीनों लेक्चर अटेंड करने के बाद लास्ट में फिर इसके न्यूमेरिकल बना लेना। आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, एकदम स्मार्ट हो जाओगे। ठीक है, न्यूमेरिकली आपको एक्सपर्ट होने के लिए अब देखिए आपका जो न्यूमेरिकल चल रहा है, अब देखिए रेंज ऑफ न्यूमेरिकल बहुत बढ़ेगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने होंगे हम लोग को, और जितने मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा अगर वो ठीक से कर लेते हो आप, तो आपके पास जो बुकलेट मिलेगा यहाँ से, जो आपको बुकलेट मिल रहा है, मॉड्यूल जो मिलेगा, उसमें आप क्वेश्चन बहुत ईजिली लगा लेंगे। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और रिवाइज करके आइएगा, फिर कल न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।